गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने हिंदी में वर्णमाला चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। पूरे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने एक एक पॉइंट को समझते हुए समाप्त किया। अब हम इस वर्णमाला चैप्टर से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं उनको देखेंगे और उन्हें ही बड़े आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। और देखिएगा आप सब कि आपके सभी के सभी प्रश्न जो अभी तक आप लोगों ने क्लास में चीज़ों को सीखा है उसी से सारे के सारे प्रश्न आपके बनने लगेंगे। और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करना बहुत ही अनिवार्य है परीक्षा में सफल होने के लिए। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और आप अपने आप को जज भी कर पाते हैं कि वाकई में हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। और इसी पैटर्न पे आगे की परीक्षाओं में आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए हम अपनी प्रैक्टिस पर आगे बढ़ते हैं और आज की प्रैक्टिस को देखते हैं। तो देखिए आज की प्रैक्टिस का ये जो पहला क्वेश्चन है, ये आपसे क्या कह रहा है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी के सभी स्वर क्या हैं, आपके दीर्घ हैं। जिसमें सभी के सभी स्वर क्या हैं, दीर्घ हैं। तो आप लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा। जब मैंने आप लोगों को स्वर के बारे में पढ़ाया तो मैंने बताया कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है ह्रस्व स्वर, एक आपका क्या होता है, ह्रस्व स्वर, एक आपका होता है दीर्घ स्वर, एक आपका क्या होगा, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर के बाद दूसरा होगा आपका दीर्घ स्वर और जो तीसरा स्वर होगा उसे कहेंगे प्लुत स्वर। उसे हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। बात क्लियर है। मात्रा के आधार पर अगर हम बात करें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो जवाब क्या होगा, तीन प्रकार के। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन वर्तमान हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस कारण से अब अगर प्रश्न बन रहा है, अब अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है कि मात्रा के आधार पर, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, दो। आपका जवाब क्या आएगा, दो प्रकार के होते हैं। अब ह्रस्व और दीर्घ के बारे में जानिए। ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन से आपके ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं, ह्रस्व स्वर की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। एक आपका आता है स्वर अ, फिर आपकी आती है स्वर छोटी ई, छोटी ई के बाद फिर आपका आता है छोटा ऊ और छोटा ऊ के बाद री, छोटा ऊ के बाद री। ये जो चारों स्वर होते हैं, इन्हीं चारों स्वरों को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। इन्हीं चारों स्वरों को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। अगर बात हम करें दीर्घ स्वर की, बात अगर हम करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, सात होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, सात होती है। कौन कौन से होते हैं, इस पे जरा गौर फरमाइए। एक आपका स्वर होता है आ, एक आपका होता है आ के बाद जो आपकी बड़ी ई होती है ये भी क्या होता है, दीर्घ स्वर। बड़ी ई के बाद बड़ा ऊ जो होता है ये भी क्या होता है, दीर्घ स्वर। बड़ा ऊ के बाद स्वर ए जो होगा ये भी क्या होगा, दीर्घ स्वर। और ए के बाद जो ए होगा ये भी क्या होगा, दीर्घ स्वर। ए के बाद ओ जो मिलेगा वो भी क्या होगा, दीर्घ स्वर। और ओ के बाद जो अ होगा ये भी क्या होगा, आपका दीर्घ स्वर। तो ये जो सातों स्वर होते हैं कौन कौन से, आ ई बड़ा ऊ, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ए ओ और औ। इनको हम क्या कहते हैं, इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको हम कौन सी संज्ञा देते हैं, दीर्घ स्वर की संज्ञा देते हैं। और दीर्घ स्वर में भी ये जो तीनों स्वर हैं कौन कौन से आपके, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम मूल दीर्घ कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं, मूल दीर्घ कहते हैं। और मूल दीर्घ के अतिरिक्त इनका और एक नाम है, और क्या नाम है, सजातीय स्वर। क्या कहा जाता है भैया,
सजातीय स्वर। मूल दीर्घ के अतिरिक्त इन्हें किस नाम से जानेंगे? तो सजातीय स्वर। जब भी पूछा जाए सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन से? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन से? आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। और पूछा जाए दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से? आ से लेकर के अ तक। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। ये क्या होंगे? आपके दीर्घ स्वर होंगे। बात अगर इन चारों स्वरों की करें, इन चारों स्वरों की, कौन कौन से? ए ओ और औ की, इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है विजातीय स्वर। इन्हीं को क्या कहा जाता है? विजातीय स्वर। और विजातीय के अतिरिक्त एक और नाम इन्हें दिया जाता है, क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। तो चाहे आप विजातीय स्वर कहिए, चाहे आप संयुक्त स्वर कहिए, संख्या में ये कितने होंगे? 4। कौन कौन से? ए ओ और औ। बात क्लियर है? प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर कौन सा स्वर होते हैं? जो स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता हो। कितना समय लगता हो? 3 गुना समय लगता हो। ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे कहा जाए ओम, ओम, कहा जाए ओम। अब आप उच्चारण कर रहे हैं ओम का, तो आप इसमें 3 गुना समय लगा रहे हैं। तो ये वाला जो चिन्ह है, ये किसे डिनोट करेगा? प्लुत स्वर को। किसे डिनोट करेगा? प्लुत स्वर को। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो भैया केवल और केवल हमें दीर्घ चाहिए। केवल और केवल हमें क्या चाहिए? दीर्घ चाहिए। अब जरा ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए ये बड़ी ई क्या दीर्घ स्वर है? बिल्कुल है भैया। ए दीर्घ स्वर है, ए दीर्घ स्वर है, ओ दीर्घ स्वर है, और अ भी क्या है? दीर्घ स्वर है। यानी कि चारों के चारों इसमें दीर्घ स्वर हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये चारों के चारों आपके दीर्घ स्वर हैं, इस वजह से ये ही हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बात अगर करें विकल्प बी की, विकल्प बी की बात करें तो आप ध्यान से देखिए इस ली को, और इस ली का अगर आप वार्णिक विच्छेद करें तो आप पाएंगे कि हलंत का ल धन री, हलंत का ल धन री मिलकर के ही क्या बना है? री बना है। हलंत का ल धन री मिलकर के क्या बना है? री बना है। और अगर बात करेंगे इस री की, तो ये री क्या है? आपका ह्रस्व स्वर। ये जो री है, ये क्या है? आपका ह्रस्व स्वर। और आपके प्रश्न में कहा गया है कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? सभी स्वर क्या हैं? दीर्घ हैं। तो कहीं पर भी ह्रस्व नहीं आना चाहिए। इस कारण से विकल्प बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जरा चेक करिए विकल्प सी को, तो विकल्प सी में पहला ही स्वर जो दिखाई दे रहा है, अ दिखाई दे रहा है। और ए भी क्या होता है? आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व या फिर इसे क्या कहा जाता है? मूल स्वर। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा। इसमें भी सभी के सभी आपके दीर्घ स्वर नहीं हैं। डी वाले में भी ए मिल गया है, इस कारण से ये भी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल और केवल ऑप्शन ए में जो भी आपके स्वर हैं वो क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। जो भी स्वर हैं वो क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? मूर्धा है। तो आपको बताना है कि ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें सभी के सभी ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जिनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। बहुत ही कायदे से आप लोगों ने चीजों को सीखा हुआ है। चलिए एक एक वर्ण का हम उच्चारण स्थान देखते हैं। एक एक वर्ण का उच्चारण स्थान देखते हैं। सबसे पहले आप डी विकल्प में जितने भी आपके वर्ण दिए गए हैं उनका देखिए। देखिए ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ होता है। और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और क वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसके अतिरिक्त और कंठ से कौन कौन उच्चारित होते हैं? एक आपका अ, एक आपका ह, एक आपका आ, और एक आपका विसर्ग। ये सभी के सभी कहां से उच्चारित किए जाते हैं? कंठ से। कहां से उच्चारित किए जाते हैं? कंठ से। अ, आ, है और विसर्ग, और जितने भी आपके क वर्ग के
क वर्ग के जितने भी वर्ड होते हैं सब कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? कंठ से। तो हमसे तो ये नहीं पूछा गया कंठ से उच्चारित होने वाला कौन सा है, ये तो हमारा जवाब नहीं होगा। जरा विकल्प सी को देखिए, सी में क्या क्या दिया गया है? ये आपके तय वर्ग के सभी वर्ण हैं और ये क्या है? स है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि तय वर्ग के सभी वर्ण, तय वर्ग के सभी वर्ण प्लस आपका स प्लस आपका ल, ये कहां से उच्चारित किए जाते हैं? दंत से। ये कहां से उच्चारित किए जाते हैं? दंत से। तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा। अब जरा विकल्प बी को चेक करिए, विकल्प बी को चेक करिए। तो आप लोगों को बताया था मैंने कि ये वाला जो स होता है इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य से। इस वाले स को क्या कहते हैं? मूर्धन्य से। और जो री होता है इसका भी उच्चारण कहाँ से किया जाता है? मूर्धा से। इस वाले स का भी उच्चारण मूर्धा से होता है और री का उच्चारण भी कहाँ से होता है? मूर्धा से। और प्लस ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण कहां से किया जाता है? मूर्धा से किया जाता है। कहां से किया जाता है? मूर्धा से। और आपसे पूछा क्या है? किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। ये आपका जो मूर्धन्य स है और जो आपका री है और टेट है यानी टे वर्ग के सभी वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। जरा बात करते हैं विकल्प ए पर। देखिए जरा, च छ छ वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तालु की सहायता से। छ वर्ग के वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। और ये वाला जो बड़ा वाला श होता है इसका भी उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? तालु की सहायता से। किसकी सहायता से? तालु की सहायता से। लेकिन इसमें जो है वर्ण है, इस है का उच्चारण कहां से किया जाता है? कंठ से। कहां से किया जाता है? कंठ से। तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा, ये भी सही जवाब नहीं, ये भी सही जवाब नहीं। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? विकल्प बी। ठीक है। आई होप एक एक चीज आप लोगों की क्लियर हो रही होगी। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, धन्यवाद। चलिए ठीक, तो इस प्रश्न को हमने देख लिया कि ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, किसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो आपका कौन सा विकल्प है? विकल्प बी। अब जरा अगले प्रश्न पे आइए, 3 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? अरे भैया मैंने अभी बताया है, अभी तुरंत मैंने पिछले प्रश्न में बताया है कि जो आपका क वर्ग है, जो आपका वर्ग क है, क वर्ग के जितने भी आपके वर्ण हैं इन सबका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ। क कंठ से क्या क्या उच्चारित होते हैं? तो देखिए, क वर्ग के सभी वर्ण, क वर्ग के सभी वर्ण प्लस आपका अ प्लस आपका आ प्लस आपका ह और प्लस आपका विसर्ग। विसर्ग ये जो उच्चारित होता है ये कहां से उच्चारित होता है? कंठ से उच्चारित होता है। बात अगर करेंगे ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, तो प वर्ग के सभी वर्ण, प वर्ग के सभी वर्ण धन आपका उ और बड़ा उ और बड़ा उ, इनका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो भैया ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो च वर्ग के सभी वर्ण, च वर्ग के सभी वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? तालु से। प्लस आपका जो ई है और जो आपकी बड़ी ई है इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है? तालु की सहायता से। और आपका जो वर्ण यह है और जो आपका बड़ा वाला श है जिसे तालव्य से कहते हैं, इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से होता है। बात अगर करेंगे दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो देखिए जो आपके तय वर्ग के सभी वर्ण हैं, तय वर्ग के सभी वर्ण हैं, तय थ द ध न, ये कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? दंत से। और तय वर्ग के अतिरिक्त आपका जो वर्ण ल है और जो वर्ण आपका ये वाला श छोटा सा है ये भी कहाँ से उच्चारित किया जाता है? दंत से। तो इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? दंत से किया जाता है। क्लियर है? दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? तय वर्ग के सभी वर्ण ल और स। कंठ से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं? क वर्ग के सभी वर्ण ए आ है और विसर्ग। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले कौन से हैं? प वर्ग के सभी वर्ण धन उ और उ। तालु से उच्चारित होने वाले कौन से हैं? च वर्ग के सभी वर्ण धन ई, बड़ी ई, य और श।
क्लियर है? चलिए, इतनी बातें इस प्रश्न में, तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी। विकल्प बी, क्योंकि पूछा क्या है? क वर्ग का उच्चारण कौन सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपको ऐसा विकल्प देखना है जो दीर्घ स्वर न हो। देखिए ऊ जो होता है ये क्या होता है? ऊ धन ऊ के योग से बना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। ऊ धन ऊ के योग से बनने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। कैसे? ऊ धन ऊ, दोनों छोटा ऊ के योग से क्या बन रहा है? बड़ा ऊ, ये क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ स्वर। ई की अगर बात करेंगे तो ये भी कैसे बना है? छोटी ई धन छोटी ई के योग से क्या बना है? ई, ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। आ की बात करेंगे तो ये भी क्या बना है? अ धन अ के योग से बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे हम ई की, तो ई क्या है? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। देखिए मूल या ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? मूल कहिए या फिर ह्रस्व स्वर कहिए, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ह्रस्व स्वर कहिए, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। 4 कौन कौन से होते हैं? अ होता है, ई होता है, छोटा ऊ होता है, और क्या होता है? री। इनके अतिरिक्त जितने भी स्वर हैं सबके सब किस में आएंगे? दीर्घ स्वर की श्रेणी में। सबके सब किस में आएंगे? दीर्घ स्वर की श्रेणी में। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ई वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। न तो आपका ऊ होगा, न तो आपका बड़ा ई होगा, और न ही आपका आ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए पूछ रहा है आपसे कि वर्ण से, इस वाले से का उच्चारण स्थान क्या है? अभी मैंने तुरंत ही आप लोगों को बताया है कि इस वाले से का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। इस वाले से की बात करिए, चाहे आप ट वर्ग की बात करिए, ट वर्ग की बात करिए, चाहे आप री की बात करिए, सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा ही होता है। कंठ से क्या क्या उच्चारित किए जाते हैं? क वर्ग, क वर्ग प्लस अ प्लस आ प्लस है प्लस विसर्ग, प्लस विसर्ग कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? कंठ से। तालु से क्या क्या उच्चारित किया जाता है? च वर्ग, च वर्ग प्लस छोटी प्लस बड़ी प्लस य, और क्या? बड़ा वाला श। ये कहाँ से उच्चारित किया जाता है? तालु से। और दंत की सहायता से क्या उच्चारित किए जाते हैं? तय वर्ग। तय वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से। और तय वर्ग के अलावा और क्या दंत से उच्चारित किया जाता है? ल, और कौन सा? ये वाला श। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? दंत की सहायता से। तो जो आपसे पूछा है कि वर्ण स का उच्चारण कहाँ से होगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूर्धा। कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है भैया? मूर्धा से होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़िए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? किस वर्ग के व्यंजन हैं? मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि 4 आपके कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। 4 आपके कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं वो कौन से होते हैं? य, र, ल और व। य, र, ल और व। और इसमें भी जो आपका यह होता है और जो वह होता है, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। बात अगर इनके उच्चारण स्थान की जाए तो यह का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु। यह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। र का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मूर्धा। र का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मूर्धा। ल का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंत। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। और व का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंतोष्ठ। वह का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंतोष्ठ। बात समझ में आई? ये इनके उच्चारण स्थान की बात हो गई। अगर बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होती है वो भी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? आपका तालव्य श होता है, फिर आपका मूर्धन्य श होता है, फिर आपका दंत्य श होता है, और क्या होता है? ह होता है। इनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दंत्य की अगर बात करेंगे तो दंत्य क्या होता है? आपके तय वर्ग के सभी वर्ण,
तय वर्ग के सभी वर्ण, इसके अतिरिक्त आपका ल और जो स है ये क्या हो जाते हैं, दंत्य वर्ण हो जाते हैं। तालव्य वर्ण के बारे में आप सब जानते हैं कि च वर्ग के सभी वर्ण धन छोटी ई धन बड़ी ई फिर य और ये वाला श, ये क्या कहलाता है, तालव्य कहलाता है। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतस्थ। सही जवाब क्या हो जाएगा, अंतस्थ। बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैंने बताया कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 4, और कौन कौन से होंगे, य र ल और व, य र ल व और व। इन चारों में से जहां पर भी विकल्प में कोई भी दिख रहा हो, कोई भी व्यंजन, उसी को आप फटाक से क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ऑप्शन ए में ही ल दिख गया, ल यहाँ पर भी है, तो ल क्या हो जाएगा आपका, अंतस्थ व्यंजन। ल क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। पे की अगर बात करेंगे तो पे की श्रेणी में आएगा, वर्गीय व्यंजन की श्रेणी में आएगा। और वर्गीय के अतिरिक्त कौन सा वर्ण होगा, ओष्ठ्य वर्ण होगा। कैसा वर्ण होगा, ओष्ठ्य वर्ण होगा। च की बात करेंगे तो ये च वर्ग का वर्गीय व्यंजन है, और वर्गीय व्यंजन के अतिरिक्त ये क्या हो जाएगा, तालव्य व्यंजन होगा, तालव्य व्यंजन होगा। ट की बात करेंगे तो ये ट वर्ग का वर्गीय व्यंजन है, और कौन सा व्यंजन हो जाएगा, मूर्धन्य व्यंजन। उच्चारण के आधार पर क्या होगा, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन ए ल। ल के उच्चारण की बात करेंगे तो ये कहाँ से उच्चारित होता है, दंत की सहायता से उच्चारित होता है। कहां से, दंत की सहायता से। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप कंठ तालव्य के बारे में समझिए। देखिए बात अगर करेंगे ई की, तो ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है, और तालु से उच्चारित होने के कारण ये कैसा स्वर हो जाएगा, तालव्य स्वर। कैसा स्वर होगा, तालव्य स्वर होगा। आ की अगर बात करेंगे तो आ कहां से उच्चारित किया जाएगा, कंठ से, और कंठ से उच्चारित होने के कारण ये कैसा स्वर होगा, कंठ्य स्वर होगा। कैसा स्वर होगा, कंठ्य स्वर होगा। औ की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप औ के निर्माण को देखिए। औ का निर्माण हुआ है अधन, अधन ओ से, अधन ओ से। अ के उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, अ का उच्चारण स्थान है कंठ। और अगर ओ की बात करेंगे तो ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। और कंठ और कंठोष्ठ से उच्चारित होने के कारण ये क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ वर्ण। ये क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण। और बात अगर करेंगे ए की, तो ए का निर्माण कैसे हुआ है समझिए, अधन ई से। अधन ई से मिलकर के आपका क्या बना है, ए बना है। और ए का जो उच्चारण स्थान है ये क्या है, आपका कंठ है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और जो ई है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। और दोनों से मिलकर बने वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। क्या हो जाएगा, कंठ तालु। और कंठ तालु से उच्चारित होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे, कंठ तालव्य। क्या कहेंगे, कंठ तालव्य वर्ण कहेंगे। कंठ और तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ तालव्य कहा जाता है। ए के अतिरिक्त और कौन सा वर्ण है जिसे कंठ तालव्य कहेंगे, तो ए और ए ये दोनों क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। ओ और औ, ओ और औ ये दोनों क्या कहलाते हैं, कंठोष्ठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठोष्ठ कहलाते हैं। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो देखिए अनुस्वार जब भी ये काम करेगा तो किसका काम करेगा, पंचमाक्षर का या पंचम वर्ण का काम करेगा। पंचमाक्षर या पंचम वर्ण का काम करेगा। कैसे करेगा, बात को समझिए। जैसे आप लिखते हैं संगम, आप लिखते हैं संगम। अब देखिए संगम का अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम धन गम, सम धन गम।
अब देखिए, ये जो मैं आया है म, ये पांचवें अक्षर पे आता है कि नहीं आता है? इसे हम पंचमाक्षर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये क्या कहलाता है? पंचमाक्षर कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। लेकिन जब हम इसका संधि रूप बना रहे हैं तो ये यहाँ पर किस रूप में आ जा रहा है? अनुस्वार के रूप में आ जा रहा है। किस रूप में आ रहा है? अनुस्वार के रूप में। तो अनुस्वार हमेशा किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है, स्वर का नहीं भैया, बिल्कुल नहीं करता है। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु तो ये होता है ना, ये वाला चंद्र बिंदु होता है। विसर्ग का बिल्कुल नहीं, विसर्ग इससे अलग होता है। विसर्ग क्या होता है? इसके से अलग होता है। और समझिएगा, अनुस्वार, अनुस्वार जो अंग होता है और जो विसर्ग आपका होता है, इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह में ये जो अंग है आपका, इसी को कहते हैं हम अनुस्वार। इसी को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और ये जो है, इसी को कहा जाता है विसर्ग। इसी को हम क्या कहेंगे? विसर्ग कहा जाता है। बात क्लियर है? ये क्या होता है? ये होता है आपका चंद्र बिंदु। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, जरा देखिए इसको। क्या कह रहा है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जिनके उच्चारण में हवा नाक से भी निकलेगी उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर कहेंगे। और जिनके उच्चारण में हवा नाक से नहीं निकलेगी उन्हें हम क्या कहेंगे? निर्नुनासिक वर्ण। उन्हें हम क्या कहेंगे? निर्नुनासिक स्वर कहेंगे। अनुनासिक का मतलब जैसे कहा जाए अंग, ठीक, न, ये सब क्या हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाए। निर्नुनासिक क्या हो जाएंगे? जिनके उच्चारण में कहीं से भी आपका हवा निकले ही नहीं, नाक से हवा बिल्कुल भी न निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे? निर्नुनासिक कहेंगे। मौखिक स्वर क्या होते हैं? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जो ध्वनियां होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मौखिक स्वर कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आप लोगों को बहुत ही कायदे से मैंने बताया है कि जो आपके संयुक्त स्वर हैं, जो आपके संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 4। और संयुक्त स्वर होते कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला के वे स्वर, हिंदी वर्णमाला के वे स्वर जिनका निर्माण दो या दो से अधिक स्वरों के संयोग से हुआ है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। कौन कौन से होते हैं आपके? ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ और औ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ए की अगर बात करेंगे तो ए का निर्माण कैसे हुआ है? अ धन ई से। अ धन ई से क्या बना है? ए बना है, क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर। ऐ की बात करेंगे तो ये क्या होगा? अ धन ए के योग से क्या बना है? ऐ बना है, ये भी क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर। ओ की बात करेंगे तो अ धन ऊ के योग से क्या बना है आपका? ओ बना है, ये भी क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर। और अगर औ की बात करेंगे, अगर औ की हम बात करेंगे तो औ का निर्माण कैसे हुआ है? अ धन, अ धन ओ के योग से औ का निर्माण हुआ, ये भी क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर। तो इनके अतिरिक्त जो भी आएगा वो संयुक्त स्वर नहीं होगा। ए क्या होगा? संयुक्त स्वर। ऐ क्या होगा? संयुक्त स्वर। ओ क्या होगा? संयुक्त स्वर। लेकिन जो ऊ है, ये कैसे बना है? ऊ धन ऊ के योग से समान स्वर के संयोग से बना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ स्वर। ये क्या होगा? दीर्घ या मूल दीर्घ स्वर या फिर सजातीय स्वर होगा। इसको हम संयुक्त स्वर नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 12 नंबर ही करना है ना? हाँ, 12 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि दंत्य वर्ण क्या होता है? तय वर्ग के सभी वर्ण, तय वर्ग के सभी वर्ण। उसके अतिरिक्त क्या होगा आपका? लय हो जाएगा और क्या हो जाएगा? शय हो जाएगा। तो इनके अतिरिक्त जो भी मिले वो आपका दंत्य वर्ण नहीं होगा। देखिए, तय वर्ग के सभी वर्ण, तो तय इसमें आएगा, द इसमें आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दंत्य वर्ण हो जाएंगे। लय आपके इस श्रेणी में है तो लय भी क्या हो जाएगा? दंत्य वर्ण। लेकिन ये जो यह है, ये जो यह है, ये कैसा वर्ण है? तालव्य वर्ण। ये कैसा वर्ण है? तालव्य वर्ण। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। और ये क्या होगा? दंत्य वर्ण न होकर के तालव्य वर्ण होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? मेरे भाई इसको बहुत कायदे से समझिए। मैंने बताया था आपको कि जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर जो स्वर हमारे बांटे गए हैं वो कितने प्रकार के बांटे गए हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के स्वर बताए गए हैं? 3 प्रकार के। अब ये जो 3 प्रकार के स्वर हैं ये कौन कौन से हैं इसको समझिए। एक मैंने आप लोगों को बताया अग्र स्वर। कौन सा स्वर? अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अग्र स्वर। दूसरा मैंने आपको बताया मध्य स्वर। मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से किया जाता है, क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर कहलाते हैं। तीसरा आपका होता है पश्च स्वर, जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग यानी पिछले भाग से किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर की अगर बात की जाए, अग्र स्वर में आता कौन कौन है? तो आपका दोनों ई आएगा, छोटी ई, बड़ी ई, और इसके अतिरिक्त आपके ए और ए आएंगे। ए और ए आएंगे। मध्य स्वर की अगर बात करेंगे तो मध्य स्वर में केवल एक स्वर ए आएगा, और इसी ए को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। इसे ए को उदासीन स्वर भी कहा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि उदासीन स्वर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? ए को ही क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर कहा जाता है। बात अगर करेंगे पश्च स्वर में कौन कौन सा आएगा, तो पश्च स्वर में आपका आ आएगा। आ के बाद आपका छोटा ऊ, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के बाद फिर आपका आएगा ओ के बाद आपका आएगा ओ के बाद क्या आएगा? ओ। ये सभी के सभी किस में आएंगे? आपके पश्च स्वर में। तो देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये तो जीव के आधार पे वर्गीकरण में तीनों के तीनों आते हैं, लेकिन जो आपका विवृत स्वर है, विवृत स्वर है, ये जीव के आधार पर वर्गीकरण में नहीं आता है। ये जीव के आधार के वर्गीकरण में नहीं आता है। ये किस आधार पर आता है? तो भैया ये आता है मुख खुलने के आधार पर। किस आधार पर? मुख खुलने के आधार पर। और मुख खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उसमें कितने भाग बताए गए हैं? 4 भाग बताए गए हैं। कितने भाग बताए गए हैं? 4 भाग बताए गए हैं। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं समझिएगा। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक है आपका, यहाँ पे समझिए, एक है आपका विवृत स्वर, विवृत स्वर। एक है आपका अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। एक है आपका संवृत स्वर, संवृत स्वर। एक है आपका अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, संवृत स्वर। ठीक। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। तो देखिए समृत स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में मुख लगभग बंद हो यानी कि पूरा का पूरा बंद हो, उसे हम क्या कहते हैं? समृत स्वर कहते हैं। और जिसके उच्चारण में जीभ लगभग मुंह लगभग आधा बंद हो, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं, अर्ध समृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में मुख पूरा का पूरा खुला रहे, उसे हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। और अर्धविवृत स्वर क्या कहते हैं? जिसके उच्चारण में मुख आधा खुला रहे, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अब देखिए विवृत स्वर में क्या आ जाएगा? आपका आ जब आप बोलेंगे तो मुंह पूरा का पूरा खुल जाएगा। इस कारण से आ को किस श्रेणी में रखा जाता है? विवृत स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। अर्धविवृत की बात करेंगे तो जो आपका अय, अय, औ, अय औ है, ये किस में आ जाएंगे? आपके अर्धविवृत की श्रेणी में आ जाएंगे। समृत की अगर बात करेंगे, समृत की श्रेणी में कौन कौन सा आएगा? तो समृत की श्रेणी में आपके आएंगे ई, बड़ी ई, फिर आपका छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। ये किस में आएंगे? समृत की श्रेणी में। अर्ध समृत की श्रेणी में क्या आएगा? आपका अ, फिर आपका ए, फिर आपका ओ। अ, ए और ओ, ये किस में आएंगे? अर्ध समृद्ध की श्रेणी में। तो ये आपके मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में जो बांटा गया है उसमें आपका विवृत स्वर आता है।
विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, ये सब किसमें आते हैं? मुख खुलने के आधार पर। लेकिन जीभ के आधार पर जब आपसे वर्गीकरण पूछेगा तो कितने प्रकार के बांटे गए हैं? केवल और केवल 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर कौन सा होता है? अ, और ए को ही क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर। पश्च स्वर की बात करेंगे, पश्च स्वर में क्या आएगा? आ आएगा, छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। बात अगर करेंगे विवृत स्वर की, तो विवृत स्वर में क्या आएगा? आ आएगा। मुख पूरा का पूरा जब खुल जाए तो ऐसे स्वर को क्या कहेंगे? विवृत स्वर। अर्धविवृत में क्या आएगा? मुख जब आधा खुला हो, किसमें किसमें आधा खुलेगा? अय में और अ में। संवृत की बात करेंगे, संवृत में मुख लगभग बंद रहेगा, और लगभग बंद बंद किनके उच्चारण में रहेगा? तो छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ के उच्चारण में। और अर्ध संवृत में क्या आएगा? ए आएगा, ए आएगा और ओ आएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? कौन सी ऐसी ध्वनि है जिसको हम क्या कहेंगे? पार्श्विक ध्वनि कहेंगे। पार्श्विक ध्वनि कहेंगे तो ये कौन सा है आपका? रे। रे को ही क्या कहा जाता है? पार्श्विक ध्वनि। नहीं, रे को नहीं, एक मिनट, रे को नहीं, किसे कहा जाएगा? ले। ले को ही क्या कहेंगे हम? पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। किसको कहते हैं? ले को हम क्या कहेंगे? पार्श्विक ध्वनि कहेंगे। चलिए अगले पे आइए। ये आपसे क्या कह रहा है प्रश्न? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? भैया अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो ट वर्ग है इसका उच्चारण पूरा का पूरा ट वर्ग का कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। और ये कौन सी ध्वनि होगी आपकी? मूर्धन्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि होगी? मूर्धन्य ध्वनि होगी। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर है? आप समझिए यहाँ पर देखिए, आ का निर्माण कैसे हुआ है? अ धन ए से। अ धन अ मिलकर के क्या बना है? आ बना है। उ का निर्माण कैसे हुआ? केवल और केवल उ से। केवल और केवल उ से। ए कैसे बना है आपका? अ अ धन ई के योग से क्या बना है? ए बना है। और ओ कैसे बना है? अ धन उ के योग से क्या बना है? ए धन उ के योग से क्या बना है? आपका ओ बना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में करेक्शन होना चाहिए, और ये होना चाहिए कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? नहीं है, ठीक। क्योंकि जो आपका उ है ये दीर्घ स्वर न होकर के क्या है? ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। लेकिन क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? नहीं है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। चलिए क्या कह रहा है? च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण होता है। भैया ये सभी के सभी वर्ण किसके हैं? च वर्ग के हैं। च वर्ग के वर्ण हैं। और मैंने अभी बताया कि च वर्ग का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है? तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से होता है। और कुछ इसमें करना नहीं है, सीधे सीधे आपका जवाब क्या आ जाएगा? ताल। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? भैया दूसरा और जो चौथा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होगा वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा? महाप्राण व्यंजन। क्या कहलाएगा? महाप्राण व्यंजन। बात अगर करेंगे अल्प प्राण व्यंजन की, बात अगर दूसरा और चौथा जो होगा वो क्या कहलाएगा? महाप्राण व्यंजन। दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा? महाप्राण व्यंजन। अगर बात करेंगे अल्प प्राण व्यंजन की तो कौन कौन सा? पहला, तीसरा और जो पांचवा होगा ये क्या कहलाएगा? आपका अल्प प्राण व्यंजन। क्या कहलाएगा? अल्प प्राण व्यंजन। उच्छिप्त जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन से? एक होता है आपका ड़, और एक क्या होता है? आपका ढ़। इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है? उच्छिप्त। उच्छिप्त के अतिरिक्त क्या कहा जाता है? द्विगुण और ताड़न जात। द्विगुण और ताड़न जात। बात समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं फटाक से। चलिए क्या कह रहा है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल।
संबल जो ध्वनि है ये कौन सा वर्गीकरण है? संबल को क्या कहेंगे? तो जो आपकी संबल है ये कैसी ध्वनि होगी? संपृक्त ध्वनि। कैसी ध्वनि हो जाएगी? संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। और संपृक्त ध्वनि कैसे होगी? क्योंकि ये देखिए इसमें दो वर्णों का मेल हो रहा है, और संबल जो होगा वो कैसी ध्वनि हो जाएगी? आपकी संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आइए फटाफट से। चलिए क्या कह रहा है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? भाई मैंने अभी जस्ट बताया है थोड़ी देर पहले कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा उ और री। कितनी संख्या होती है? 4 होती है। विकल्प बी सही जवाब है। अगले प्रश्न पे आइए। अगले प्रश्न पे आइए। हाँ, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जरा देखिए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, तो चाहे आप लिपि चिन्ह कहिए चाहे आप वर्ण कहिए, बात एक ही है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। सस्वर वर्ण, सस्वर का मतलब होता है स्वर के साथ। स्वर के साथ अगर कोई वर्ण आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। वर्ण समूह क्या होता है? वर्णों का ऐसा समूह जिसमें, वर्णों का ऐसा समूह जिसमें क्रम का ध्यान न दिया जाए, क्या कहलाएगा? वर्ण समूह कहलाएगा। वर्णमाला व को वर्ण समूह कहा जा सकता है, लेकिन वर्ण समूह को वर्णमाला नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? चलिए क्या कह रहा है? ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं है? भैया मैंने अभी आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो आपका अंग है, अंग, और जो आपका अ है, जो आपका अ है, इन दोनों का प्रयोग मात्राओं में तो किया जाता है, लेकिन इन्हें स्वर में स्थान नहीं दिया जाता है। और स्वर में स्थान न देने के कारण इनको जो अलग स्थान दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्यों? क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण मौजूद होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो च वर्ग के सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु होता है। तो जो आपका झ है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ होगा, क्योंकि क वर्ग से संबंधित है। न का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा, क्योंकि त से संबंधित है। और मैं का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा, क्योंकि प वर्ग का ये व्यंजन है। क्या है? प वर्ग का व्यंजन है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, झ। विकल्प बी सही हो जाएगा, झ। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? किस ध्वनि की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है? अभी थोड़ी ही देर पहले आप लोगों ने देखा कि जो आपके अयोगवाह होते हैं, कौन कौन से? अंग और अह। अंग और अह, इनको न तो स्वर में गिना जाता है न ही व्यंजन में गिना जाता है। और इन अयोगवाह में अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आइए। किन अगला प्रश्न 25 नंबर क्या कह रहा है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अघोष, अघोष और किसमें? सघोष। अघोष और सघोष। सघोष। कहीं कहीं पर इसी सघोष को घोष भी कहा जाता है। सघोष को घोष भी कहा जाता है। अघोष कौन कौन सा होता है? पहले और दूसरे वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष। और सघोष क्या होता है? तीसरे चौथे और पांचवें वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 26 नंबर। चलिए
जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से पे संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण को क्या कहा जाता है? भैया ऐसे उच्चारण को वर्ष व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? वर्ष व्यंजन कहा जाएगा। और वर्ष व्यंजन में क्या क्या आएगा? न आएगा, ल आएगा, र आएगा। ठीक है, ये सभी के सभी किस में आएंगे? आपके वर्ष व्यंजन में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? भैया देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए मूर्धा ध्वनि के तो बारे में आप लोगों ने सुना ही है कि जिनका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और किसका उच्चारण किया जाता है? टेवर के सभी वर्ण की, टेवर के सभी वर्ण की। कंठ ध्वनि भी आपने लोगों ने सुना है, कै वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। दंतोष्ठ क्या होता है? जिसके उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता लिया जाता है। और कौन सा वर्ण है ऐसा? वह है। लेकिन ग्रीवा ध्वनि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रीवा ध्वनि, यानी कि ये देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 28 नंबर क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? देखिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा जा रहा है। तो अगर पूछा जाए भाषा की, देखिए यहां पर सार्थक शब्द न होकर के सिर्फ ये पूछे कि भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई, इकाई, तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। अगर यहीं पर जोड़ दिया जाए लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई, इकाई, तो जो लिखित भाषा है इसकी जो लघुत्तम इकाई होती है इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। लेकिन क्या कह रहा है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो जब हम भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका शब्द। शब्द क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई क्या कहलाएगा? शब्द। वर्ण क्या है? लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई। अर्थ क्या है? जब भी हम किसी शब्द को लिखते हैं, किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थ। मात्रा आप सब जानते हैं कि वर्णों के ऊपर जो स्वर की मात्राएं लगाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो देखिए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय अगर लग रहा है तो वो स्वर कौन सा होगा? प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर को ही त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। हर्ष जो स्वर है इसे क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर। सबसे कम समय किसके उच्चारण में लगता है? हर्ष स्वर। सबसे कम समय, सबसे कम समय इसी के उच्चारण में लगता है। कम समय, ह्रस्व के उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा। और ह्रस्व से अधिक जो समय लगेगा वो किसके उच्चारण में लगेगा? दीर्घ के। और दीर्घ से भी अधिक जो समय लगेगा वो किस में लगेगा? प्लुत स्वर के उच्चारण में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों का उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? अरे भैया जब हम प्रत्येक सब कोई भी शब्द हो और उसकी वर्तनी के सभी वर्णों को अलग अलग दिखाएंगे तो वह क्या कहलाएगा? आपका वर्ण विच्छेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द मैंने लिखा कमल, एक शब्द मैंने लिखा कमल। अब जरा इस कमल का वार्णिक विच्छेद करिए तो देखिए इस कै का जब वार्णिक विच्छेद इस कै का किया जाएगा तो कै का जो वार्णिक विच्छेद होगा वो क्या होगा? हलंत का कै धन अ, हलंत का कै धन अ। प्लस इस मैं का अगर हम वार्णिक विच्छेद करेंगे तो मैं का वार्णिक विच्छेद बनेगा हलंत का मैं धन अ, हलंत का मैं धन अ। और इस लय का जब हम वार्णिक विच्छेद करेंगे तो ये क्या बनेगा? हलंत का लय धन अ, हलंत का लय धन अ। और यही आपका क्या कहलाएगा? वार्णिक विच्छेद। यही क्या कहलाएगा? वार्णिक विच्छेद या फिर वर्ण विच्छेद, या फिर वर्ण विच्छेद।
बात क्लियर है? चलिए, आई थिंक आज की प्रैक्टिस में इतने ही क्वेश्चन थे। कल फिर मिलेंगे हम सब अपनी ही प्रैक्टिस के साथ, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी। जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। निरंतर क्लास को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर करते रहिए। आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में सही रूप दीजिए। बहुत ही जल्द आप सबके सामने एक बहुत बड़ी वैकेंसी होगी, और जिसमें अगर आप लोग निरंतर लगे रहेंगे तो चूकेंगे नहीं। और अगर अभी आप वैकेंसी का केवल वेट करते रहेंगे कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक, चलिए इसी के साथ आज विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।